चलो स्टार्ट करते हैं अब। 4 मिनट ऊपर हो गए अब। अभी तक क्या क्या कर लिया अपन ने वो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं अपन। ठीक है। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? मूल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, डिफरेंसेस पढ़ लिए थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस, ये सब हो गया था। प्रीफिक्सेस हो गए थे, बेसिक ऐसा यूनिट्स हो गई थी। प्रीफिक्सेस और कन्वर्जंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, जो ये कन्वर्जंस है हमारे पास। ये कन्वर्जंस याद किए क्या? पहले तो ये बताओ आप, प्रीफिक्सेस याद किए कि नहीं किए? ये याद करना है, भूलना नहीं है गलती से। वॉल्यूम कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन, जैसे एनर्जी का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। भव्य सर, ग्राम एटॉमिक मास एक बार और बता दो बेटा। अभी बताऊंगा, रुको आप, पूरा बताऊंगा। टेम्परेचर हो गया, ये क्वेश्चंस किए थे अपन ने कुछ। मोल स्टार्ट कर चुके थे अपन। मोल क्या होता है? मोल, मोल सिर्फ एक नंबर था विच वाज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटीज कैन बी सेड टू बी वन मोल। जहां पर एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एनी एंटिटीज कैन बी सेड टू बी वन मोल। इस नंबर को अपन Na बोले थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। ये सेम जो है नंबर, ये सेम नंबर अपने को कब मिला था? जब अपन ने कार्बन का C12 आइसोटोप लिया था और उसका 12 ग्राम लिया। कार्बन का C12 आइसोटोप, उसका अगर 12 ग्राम अगर अपन ले रहे हैं, तो इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम अपन स्टार्ट कर चुके थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम के रिप्रेजेंटेशन में अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला था? अपन ने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, उसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच में, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन वाज इक्वल टू 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कंक्लूजन निकाला था कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन व्हिच वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU। यहां से 1 AMU अपन ने स्टार्ट किया था। AMU जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, और 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। केजी में लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 की पावर माइनस 27 हो जाएगा। ये एएमयू की जो वैल्यू है, ये सेम कब मिल रही थी अपने को? जब C12 आइसोटोप को 12 से डिवाइड कर, 1/12 ऑफ C12 इज 1 AMU। अब अपन के पास में कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एटम के लिए अपने पास है, वैसे मॉलिक्यूल के लिए भी देखेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक एटम का मास है जो किसमें एक्सप्रेस करना है अपने को? AMU में। द मास ऑफ एन एटम व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोलता तो कितना हो जाता? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाता जैसे 14 AMU। क्लियर? रिलेटिव एटॉमिक मास, पहली बात तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या रिलेशन? मास की अगर अपन बात करें तो मास तो सिर्फ एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास तो सिर्फ एक नंबर है हमारे पास में। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास में अपन बोल सकते हैं कि एएमयू हटाओ, एएमयू हटाओ, नंबर बताओ। एएमयू हटाओ, नंबर बताओ। मतलब एटॉमिक मास में एएमयू हटा दो और वो जो नंबर बचा है वही अपने को बोलना है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास हीलियम का अगर देखें तो 4 AMU डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ C12 यानी कि 1 AMU। ये कितना आ गया? 4। सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा? 16 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU।
डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं 16, मतलब एएमयू हटाओ, एटॉमिक मास में एएमयू हटाओ, नंबर बताओ। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आया था हमारे पास में ग्राम एटॉमिक मास। क्या आया था? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास के लिए आप क्या बोल सकते हो? एएमयू हटाओ, एएमयू हटाओ, ग्राम लगाओ, एएमयू हटाओ, ग्राम लगाओ। तो जैसे अपने पास कार्बन का एटॉमिक मास 12 एएमयू, एएमयू हटाया, ग्राम लगाया, तो क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। दोनों को जब अपन ने कंपेयर किया था, तो कंपेयर करने पर यह समझ में आ रहा था कि जो ग्राम एटॉमिक मास था, ये बहुत ही बड़ा मास था। और हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर चेक करना है, ये बहुत बड़ा सैंपल है, मतलब कंपेरेटिव, जो एक्चुअल में देखोगे तो देखो ये तो इतना छोटा सा मास था, उसी के कंपैरिजन में ये ग्राम एटॉमिक मास तो बहुत बड़ा मास हो गया। तो हमें अगर चेक करना था कि ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स का मास इंक्लूड हो चुका है, कितने एटम्स का मास इंक्लूड हो चुका है, तो हम क्या बोल सकते हैं? चेक कर सकते हैं अपन कुछ इस तरीके से कि सिंगल एटम को x बार रिपीट किया, तब जाके एक बड़ा वाला मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास आया। तो यानी कि x हमने जब कैलकुलेट किया तो ग्राम एटॉमिक मास जैसे 12 ग्राम अपॉन 12 एएमयू जब अपन ने किया था, तो ये 1 अपॉन एएमयू आया था, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर आया था। और इसी को अपन ने जैसे ये कार्बन के लिए देख रहे हैं, वैसे नाइट्रोजन के लिए देखोगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन के लिए ऊपर 14 आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा, वापस से ये आएगा। ऑक्सीजन के लिए बात करते तो ऊपर 16 नीचे 16, फिर वापस से ही आता। तो मतलब क्या बोल रहे हैं अपन कि किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास अगर आप लोगे ना, तो ग्राम एटॉमिक मास इंक्लूड्स द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। समझ में आ गई बात? समझ में आया? ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास इंक्लूड करता है? 1 मोल एटम्स का मास इंक्लूड करता है। ये हमारे पास में नोट है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास एटम की कहानी है, बिल्कुल वैसे के वैसे अपने पास में मॉलिक्यूल की कहानी है। अच्छा, पहले तो बताओ कि एटम जो है, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन? एएमयू में। एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस किया अपन ने? एएमयू में। तो मॉलिक्यूलर मास भी किस में एक्सप्रेस करना चाहिए? एएमयू में। क्यों? जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अपने को कैलकुलेट करना है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो दो ऑक्सीजन एटम के मास को लिखना पड़ेगा, यानी कि 16 एएमयू, फिर से 16 एएमयू, टोटल कितना हो गया? 32 एएमयू। तो मतलब जब मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो वो भी एएमयू में आ रहा है। CH4 की बात कर लो, मुझे CH4 मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना था, तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी कार्बन का 12 एएमयू, 4 हाइड्रोजन की वजह से 4 एएमयू, टोटल कितना? 16 एएमयू। तो मतलब जैसे एटॉमिक मास एएमयू में एक्सप्रेस हो रहा है, वैसे के वैसे मॉलिक्यूलर मास भी किसमें एक्सप्रेस होता है? एएमयू। सो इट इज द मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। यहां तक समझ में आ गया क्या? समझ में आया? एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस हुआ? एएमयू। तो मॉलिक्यूलर मास भी किस में एक्सप्रेस होगा? एएमयू। अच्छा, एटॉमिक मास के बाद क्या पढ़ा था अपन ने? रिलेटिव एटॉमिक मास। दोबारा बता देता हूं, दोबारा देख लो भाई, सीधी सिंपल सी बात है ना। मान लो CH4 है, CO2 है, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल, भाई एक एक एटम का मास बताओ ना। कार्बन का एटॉमिक मास बताओ 12 एएमयू, दो ऑक्सीजन की वजह से बताओ 32 एएमयू, तो टोटल कितना? 44 एएमयू। तो जब एटम का मास एएमयू में है, तो फिर मॉलिक्यूल का मास भी तो एएमयू में ही आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास तो एटम की वजह से ही आएगा ना भाई। बात समझ में आ गई? तो चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, दीज आर एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। अच्छा बताओ, एटॉमिक मास के बाद क्या पढ़ा था अपन ने? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां पर भी अपन क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या होना चाहिए? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या बोला था अपन ने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? रिलेटिव एटॉमिक मास में बोला था एएमयू हटाओ, नंबर बताओ। तो वैसी कहानी यहां पर, एएमयू हटाओ, एएमयू हटाओ, नंबर बताओ। एएमयू हटाओ, नंबर बताओ। पहले एटम की बात करते थे, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? मॉलिक्यूल की। एग्जाम्पल, मैंने बोला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो क्या लिखना चाहिए बताओ? 44, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 एएमयू। तो फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 44।
समझ में आ गई बात? अब वापस से याद करो, पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा था? पहले हमने सबसे पहले एटॉमिक मास पढ़ा, तो हमने उसकी जगह भी मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, तो उसकी जगह भी हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। फिर उसके आगे हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास। तो अब क्या पढ़ेंगे अपन? अब क्या पढ़ेंगे अपन? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास की पहले तो मैं डेफिनेशन लिख के बता देता हूं आपको। इफ, जैसे एटॉमिक मास की बात की वैसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अपन। इफ इन द molecular mass, if in the molecular mass the numerical value is the numerical value is expressed in grams by replacing AMU, then this is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसको बोल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास? अगर मॉलिक्यूलर मास में एमयू हटा के ग्राम लगा देंगे तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन बोल दिया तो ओ ले या फिर O2 ले? ऑक्सीजन बोल दिया, ओ ले या फिर O2 ले? यहाँ तो कंफ्यूजन ही नहीं है, बोल ही दिया ना मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूल ही तो लोगे, O2 ही तो लोगे। तो यानी O2 के लिए अगर देखोगे तो यानी कितना हो जाएगा? 32 AU। समझ में आ गई बात? तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, लिखा ही है मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म लो। तो अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर लिखूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिखूंगा तो ये कितना आएगा? 32 ग्राम। अच्छा बताओ, मॉलिक्यूलर मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कौन सा मास बड़ा है? मॉलिक्यूलर मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कौन सा मास बड़ा है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बड़ा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो एक मॉलिक्यूल का मास था और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मास। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके शायद अपने को ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसा अपन ने पहले किया था वापस से अपन रिपीट करते हैं। हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को, यानी कि एक मॉलिक्यूल के मास को x बार रिपीट करोगे, 2 3 4 5, अपने को नहीं पता, एक नंबर होगा बड़ा सा, तब जाके ये अपने को ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिलना चाहिए। तो अगर x कैलकुलेट करेंगे तो जैसे अपने को क्या बोलना चाहिए? ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन के लिए अगर देखेंगे तो 32 ग्राम अपॉन 32 AMU। कैलकुलेट करोगे तो 1 AMU, 1 अपॉन AMU। ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर आई थी? Na के बराबर। तो मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अपन बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास के अंदर 1 मोल एटम्स का मास था, वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर कितने मोल मॉलिक्यूल्स का मास हो रहा है? 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास हो रहा है। ये Na मतलब क्या हो गया? 1 मोल। तो नोट क्या लिख सकते हैं अपन? नोट ये लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास includes, gram molecular mass includes mass of 1 mole molecules, mass of 1 mole molecules। बात समझ में आ गई क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंक्लूड्स मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके पीछे जाते हैं एक बार, पहले एटॉमिक मास तक अपन पहुंचते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास की अपन बात करें। मुझे एक चीज बताओ, वापस से अपन बात करते हैं। मुझे बताओ कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास, अच्छा कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। अच्छा बताओ, इस 12 ग्राम में कितने मोल आ गए? 1 मोल एटम्स आ गए। अच्छा बताओ, अगर 6 ग्राम कार्बन होता तो कितने मोल होते?
हाफ मोल होते हैं। अच्छा बताओ 3 ग्राम कार्बन होता तो कितने मोल होते? 1/4 मोल होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, यानी कि मोल्स ऑफ एटम्स जब मुझे कैलकुलेट करना है, तो जितना मास अपने को दिया है उसको आप ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। यही तो आ रहा था, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड किया, सेम आया कि नहीं आया? भाई 1/4 तब आया जब आपने 3 को 12 से डिवाइड किया, 1/2 तब आया जब आपने 6 को 12 से डिवाइड किया। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में आ रहे हैं, ये सेम नंबर अपने को कब मिल रहा है, जब जितना मास अपने को दिया हुआ है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन? 1 मोल के मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो मैं क्या बोल सकता हूं, मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एटम की बात कर रहे हो वैसे मॉलिक्यूल के लिए भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो देखो क्या लिखना चाहिए अपने को, मुझे बताओ। जैसे आपके पास में CH4 है, CH4 के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना? 16 ग्राम। तो बताओ 16 ग्राम के अंदर कोई बोल रहा है सर 16 AU, मेरे भाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, AU हटाओ ग्राम लगाओ। जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझ लो, क्योंकि पहले एटम से समझाया था, मॉलिक्यूल से समझा रहा हूं, कहानी वापस से सेम है, तो दोबारा मौका मिल रहा है समझने का। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 है, कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर? 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। तो मुझे बताओ अगर 8 ग्राम होता तो कितने मोल होते? हाफ मोल होते। मैं बोल रहा हूं अगर 4 ग्राम होता तो कितने मोल होते? 1/4 मोल होते। तो मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये नंबर ऑफ मोल्स इनडायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये एक्चुअल में जितना भी मास में आपको दे रहा था उसको आप 1 मोल के मास, यानी कि 1 मोल का मास जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है उससे डिवाइड कर रहे थे। 4 के अंदर 1 मोल के मास से डिवाइड करो, 1/4 आ गया, यानी कि 16 से डिवाइड करो, 1/4 आ गया। 8 ग्राम था तो 1 मोल के मास से डिवाइड करो, यानी कि 16 से डिवाइड करो, हाफ आ गया। 16 ग्राम था तो 1 मोल के मास से डिवाइड करो, यानी कि 16 ग्राम से डिवाइड करो, 1 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ गई क्या? तो हमने क्या है, दो तरह के रिलेशन डराइव किए। पहला रिलेशन डराइव किया अपन ने मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, और उसी तरीके से अब अपन ने क्या डराइव किया, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको एक टर्म बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करने को मिलेगी, मोलर। एक टर्म मिलेगा आपको मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है, एक मोल का। सुनना मेरे बात ध्यान से, एक वर्ड मिलेगा आपको मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है, एक मोल का। अगर मैं 1 मोल का मास बोलूंगा तो मैं उसको बोलूंगा मोलर मास। अगर मैं 1 मोल का वॉल्यूम बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मोलर वॉल्यूम। अगर मैं 1 मोल के पार्टिकल्स बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मोलर पार्टिकल। अगर मैं 1 मोल की एनर्जी बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मोलर एनर्जी। अब आपके पास 1 मोल मास है, सॉरी, आपके पास 1 मोल पेन है, तो उन 1 मोल पेन का जो मास होगा उसको क्या बोलोगे, मोलर मास ऑफ पेन। 1 मोल कॉपी का मास, मोलर मास ऑफ कॉपी। 1 मोल कॉपी का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ कॉपी। तो मतलब मोलर मतलब क्या होता है, 1 मोल का। तो 1 मोल के मास को क्या बोल रहे हैं अपन, वापस से बताओ, 1 मोल के मास को क्या बोल रहे हैं, मोलर मास। अब वो मोलर मास किसी का भी हो सकता है, एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, पेन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बस 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको क्या बोलोगे, मोलर मास। तो मुझे बताओ ग्राम एटॉमिक मास को क्या मैं मोलर मास बोल सकता हूं क्या? ग्राम एटॉमिक मास को क्या मैं मोलर मास बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी क्या मैं मोलर मास बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हैं। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया, मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोल का रिलेशन अपने पास क्या आया, मास अपॉन, या तो आप लिख दो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, मास अपॉन, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं मोलर मास। अब ये अपन दिमाग लगा लेंगे, क्वेश्चन में अगर n बोला होगा
तो ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे मोलर मास में, और अगर N2 लिखा होगा तो अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास लगा देंगे मोलर मास में। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया अभी तक। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? किसी का डाउट है सर ये N क्या होता है? बेटा N जो होते हैं यहाँ पर वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? ये नंबर ऑफ मोल्स। आगे बढ़ते हैं अपन, वापस से थोड़ा बेसिक से बता देता हूं मैं। वापस से थोड़ा बेसिक से समझा देता हूं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है ना, ग्राम एटॉमिक मास को अपन एक मोल एटम्स भी बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास को अपन क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ वन मोल एटम्स। इसी एक मोल को अपन और क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ Na एटम्स। इसी Na की वैल्यू अगर अपन ने पुट कर दी तो क्या हो सकता है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और इसी वन मोल या फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या फिर Na एटम्स को अपन सीधे क्या बोल देते हैं? 1 ग्राम एटम। ये ग्राम एटम है ना, वैसे ग्राम मॉलिक्यूल है, वैसे ग्राम आयन। अगर एक मोल एटम्स है तो ग्राम एटम, एक मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तो ग्राम मॉलिक्यूल्स, और अगर एक मोल आयंस होंगे तो ग्राम आयन। ये जो ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल है या ग्राम आयन है, इनका मास से कोई लेना देना नहीं। जितना समझा रहा हूं ना, एक एक बात एकदम तीर की तरह आपके दिमाग में जानी चाहिए। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके लिए बहुत अच्छे से समझ लो। जो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन जो होते हैं ना, ये सब मोल के दूसरे नाम है। आपके भी नाम होंगे, जैसे जैसे मान लो किसी का नाम पिंटू है, बाहर का नाम कुछ और होगा, घर का नाम कुछ और होगा। तो भाई एक ही इंसान के दो नाम हो सकते हैं ना, वैसे मोल के भी अलग अलग नाम होते हैं। मोल तो अपने को पता ही है। वैसे अगर मोल अगर एटम के हैं तो अपन उसको ग्राम एटम भी बोल देते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अगर मोल अगर मॉलिक्यूल के हैं तो ग्राम मॉलिक्यूल, मोल अगर आयंस के हैं तो ग्राम आयंस। अब मैंने मान लो कि आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि मेरे हाथ में एक सैंपल है, मैंने बोल दिया कि एक मोल सब्सटेंस है। अब मैंने अगर सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि एक मोल सब्सटेंस है तो आप तो कंफ्यूज हो गए ना कि यार एक मोल सब्सटेंस किसके हैं? एटम के हैं, मॉलिक्यूल के हैं या फिर आयन के हैं? आप तो कंफ्यूज हो गए ना। अब मैंने उसी एक मोल सब्सटेंस को बोलने का तरीका चेंज कर दिया और मैंने बोला 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम मतलब क्या हो गया? एक मोल एटम्स। मैंने बोला 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? एक मोल मॉलिक्यूल। मैंने बोला 1 ग्राम आयन, तो 1 ग्राम आयन का मतलब क्या हो गया? कि एक मोल आयंस। समझ में आ गई बात? अगर मैं बोलता 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, मतलब 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। मैं बोलता 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं क्या बोलता? 5 मोल्स ऑफ O2। अगर मैं बोलता 5 ग्राम आयन ऑफ सोडियम यानी कि Na+, तो मैं बोलता 5 मोल ऑफ Na+। समझ में आ गई बात? तो ये जो कभी भी जैसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखो आप, एक तो तरीका हो गया मैंने लिखा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और एक मैंने लिखा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्या लिखा मैंने? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। और एक मैंने लिखा 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। और एक मैंने क्या लिखा? 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो मुझे ये बताओ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। और अगर मैं लिखता 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन तो ये क्या रिप्रेजेंट करता? मोल। समझ में आ गई बात? तो कभी भी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन अगर ये चिपके हुए हैं तो ये मोल ही रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज अगर मैं आपसे बोलता कि कार्बन के 12 ग्राम, तो इसकी अंग्रेजी लिखते तो आप ऐसे ही तो लिखते, इसकी अंग्रेजी लिखते तो ऐसे लिखते आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो आपके पास ये मास का रिप्रेजेंटेशन होता। इतनी सिंपल सी चीज समझ में आ गई है आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है? क्या स्क्रीन शो हो रही है?
समझ में आ गई बात? तो वापस से अपन देखते हैं इसको। ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम्स का मास मतलब n एटम्स का मास मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स का मास, या फिर 1 मोल एटम्स मतलब 1 ग्राम एटम। ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब अपन ने एक साथ लिख दिए यहाँ पर। अच्छा, कंक्लूजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन किस में लिखोगे? एएमयू में, तो ये लिख दिया मैंने 12 एएमयू। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। एक्चुअल मास अपन ने नहीं पढ़ा, एक बार छोड़ दूं, एक्चुअल मास में आपको भी बताऊंगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ। 12 ग्राम। समझ में आया? एक्चुअल मास क्या होता है? एक बार मैं एक्चुअल मास और बता देता हूँ, फिर वापस से इनको कंपेयर करेंगे अपन। ठीक है? पुलकित लिख रहा है सर 5 ग्राम एटम कार्बन 5 मोल थोड़ी होगा। मेरे भाई, या तो तू पढ़ा ले या मैं पढ़ा लेता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो होगा ना। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, 10 बार 20 बार मैंने समझाया तो फिर मुझे समझा रहा है। तो मतलब तू मुझे पढ़ाने आया कि मैं तुझे पढ़ाने आया? समझा रहा हूँ, इसी में कंफ्यूजन होता है। इतनी बार बोल दिया तो भी मुझे बोल रहा है कि नहीं सर 5 ग्राम एटम कार्बन 5 मोल थोड़ी होगा। वाह मेरे भाई, मतलब तू तो दोबारा मुझे चेक करने आया, मतलब तू तो आईआईटी बीएएमएस वगैरह सारी चीजें कर चुका है, एमबीबीएस वगैरह। लिखा हुआ है सब मैंने सामने। एक्चुअल मास की बात करते हैं अपन। एक्चुअल मास क्या होता है? एक्चुअल मास जैसे, एक्चुअल मास क्या होता है? एटॉमिक मास में अगर आप एएमयू, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में अगर आप एएमयू की एक्चुअल वैल्यू पुट कर दोगे तो उसी रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलेंगे? एक्चुअल मास। जैसे एएमयू की बात करें अपन, तो एएमयू क्यों यूज किया था अपन ने? ये रेफरेंस यूनिट क्यों यूज की थी अपन ने? क्योंकि स्टार्टिंग में जिससे भी मास आते थे वो सारे याद करने में टिपिकल होते थे, उल्टे सीधे नंबर्स आते थे। तो उन उल्टे सीधे नंबर्स को, एटॉमिक मासेस को याद करना इजी बनाने के लिए अपन ने रेफरेंस यूनिट यूज की थी एएमयू। तो अगर आप रेफरेंस यूनिट यूज नहीं कर रहे हो और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप उसको लिख रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्चुअल मास। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास वैसे 12 एएमयू होता है, पर अगर अपन ने इसका एएमयू का वैल्यू पुट कर दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्चुअल मास। तो मतलब एटॉमिक मास एक एटम का मास है, एक्चुअल मास भी एक ही एटम का मास है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग। पहले जिस तरीके से लिखते थे हमने रेफरेंस यूनिट यूज करके अब उसको एएमयू में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अपन एएमयू के पहले की बात कर, ऑन पुटिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एएमयू जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्चुअल मास। समझ में आ गई बात? तो मैंने बोला जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 एएमयू है, तो उसका एक्चुअल मास कितना हो जाएगा? 28 इंटू एएमयू की वैल्यू पुट कर दो, यही क्या हो जाएगा? एक्चुअल मास। समझ में आ गई बात? अगर मैं आपसे पूछता कि भाई एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास है? एक एटम का मास। तो एक्चुअल मास ऑफ कार्बन वो भी कितने एटम्स का मास होगा? एक ही एटम का मास होगा। मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल का मास। मैंने बोला एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन, वो भी एक ही मॉलिक्यूल का मास होगा। तो जैसे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास वैसे ही एक्चुअल मास, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर यूनिट क्या लगाना चाहिए अपने को? यहाँ पर ग्राम लिखना चाहिए साथ में, ये ग्राम आ गए अपने पास में। एक्चुअल मास 28 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यहाँ पर भी ऊपर। तो सीधी बात, एमयू की वैल्यू पुट कर दी। अब एक काम करते हैं, अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू अपने को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो इधर एक एग्जांपल अपन देखते हैं जिसके थ्रू थोड़ा सा और क्लियर अपने को हो जाएगा।
कुछ सब्सटेंसेस अपन लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कार्बन, ऑक्सीजन, O2, CH4, ये 4 तरह के सब्सटेंस लिखे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एक्चुअल मास। कार्बन का एटॉमिक मास बताओ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU। मॉलिक्यूलर मास, कार्बन के लिए एटॉमिक मास लिखना चाहिए या मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहिए? एटॉमिक मास लिखना चाहिए, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास में ब्लैंक लिख रहा हूं यहाँ पर। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 12। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? 12 ग्राम। एक्चुअल मास क्या होगा? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 AMU, मॉलिक्यूलर मास डैश, रिलेटिव एटॉमिक मास 16, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, और एक्चुअल मास 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ऑक्सीजन एटॉमिक मास, O2 के लिए एटॉमिक मास, भाई O2 तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहिए, तो ये हो गया 32 AMU। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 32, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, एक्चुअल मास 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। CH4, क्या CH4 के लिए एटॉमिक मास लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे उसके लिए? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16 AMU। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 16, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम, एक्चुअल मास 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। समझ में आ गया? अब इस एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो गई आई थिंक, क्योंकि इसके अंदर सारे डेफिनेशन एक साथ अपन इंक्लूड कर ली। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारे पास में एग्जांपल है। अब जैसे राइट यूनिफाइड मास एंड एक्चुअल मास फॉर द फॉलोइंग। कभी भी यूनिफाइड मास अगर लिखा हो ना, तो यूनिफाइड मास में आपको कंफ्यूज नहीं हो ना, AMU का दूसरा एक्सप्रेशन है अपने पास यूनिफाइड मास। जैसे AMU लगाते हो ना, वैसे U भी लगा सकते हो आप। यूनिफाइड मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूं, जैसे कार्बन के लिए 12 AMU लिखते हैं ना, वैसे कार्बन के लिए 12 AMU की जगह 12 U भी लिख सकते हो आप, एक ही बात। अब क्वेश्चन में बोला है राइट यूनिफाइड मास एंड एक्चुअल मास फॉर द फॉलोइंग, तो लिख के देख लेते हैं। यूनिफाइड मास, ये एक और एग्जांपल अपन ने ले लिया ताकि चीजें क्लियर हो। और क्या हो गया? एक्चुअल मास, क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पूछ रहे थे सर एक्चुअल मास क्या होता है, एक्चुअल मास क्या होता है। सोडियम, पोटेशियम, CH3COOH, और फोर्थ क्या है अपने पास? अमोनिया। अब बताओ, सोडियम के लिए यूनिफाइड मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11, और एटॉमिक मास कितना होता है? 23, तो ये होता है 23U। एक्चुअल मास क्या लिखना चाहिए? 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जिसको केजी में अगर अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। पोटेशियम, पोटेशियम के लिए बताओ। 39, 1 से लेकर 20 तक आपको याद करने ही है। 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर्स, 1 से 20 तक, उनके एटॉमिक नंबर्स और उनके एटॉमिक मासेस। तो पोटेशियम जो है 19 हो गया, जिसके लिए क्या हो गया? 39। एटॉमिक मास कितना हो गया? 39U। ये कितना हो गया? 39 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ 1 से 20 तक याद करो, एटलीस्ट 1 से 20 तक तो याद करना ही है। उससे ज्यादा याद कर लोगे तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। CH3COOH। अच्छा, CH3COOH का मास कैलकुलेट करते हैं।
कितने कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर? 2। तो 2 कार्बन के लिए 2 इंटू 12, 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 इंटू 1, और 2 ऑक्सीजन आ गए मतलब 16 इंटू 2, तो टोटल सम करोगे तो 60 आए। तो ये 60U, और ये कितना हो गया? 60 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अमोनिया, अमोनिया 17U, और ये कितना हो गया? 17 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अपन ने मोल का क्या फॉर्मूला कंक्लूड किया अभी तक? मोल का एक फॉर्मूला अपन ने कंक्लूड किया अभी तक, जो कि क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन, आप लिख सकते थे ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको और क्या लिखा था अपन ने? मास अपॉन, आप लिखे थे यहां पर मोलर मास। मोल के टोटल 3 फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखने। कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने। 3 में से एक फॉर्मूला जो है वो होता है मास के टर्म्स में, जो अपन ने ये डराइव किया। दूसरा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में, और तीसरा होता है वॉल्यूम के टर्म्स में। अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में मोल का क्या फॉर्मूला हो सकता है। मुझे बताओ 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स मतलब कितने मोल? 1 मोल। तो बताओ 3.01 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स मतलब कितने मोल? हाफ मोल। तो बताओ 1.5 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स मतलब कितने मोल? 1/4 मोल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है ना, आप उसको 1 मोल के पार्टिकल से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हो। जैसे लास्ट वाले में देख लो, 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करो, 1/4 आएगा। फिर इसको 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करो, 1/2 आ गया। फिर इसको सेम नंबर से डिवाइड करो, 1 आ गया। तो जैसे पहले 1 मोल के मास से डिवाइड कर रहे थे, वैसे 1 मोल के नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ गया? n डिवाइडेड बाय Na। यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आ गया क्या? तो आपके पास 2 फॉर्मूले आ चुके हैं अब तक। और एक चीज अगर कॉमन देखें तो देखो क्या आ रही है, आप जिसकी टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसी की 1 मोल की क्वांटिटी नीचे लिख रहे हैं अपन। ऊपर मास लिखा था तो नीचे 1 मोल का मास लिखा। ऊपर अगर नंबर लिखे थे, यहाँ पर n जो रिप्रेजेंट कर रहा है, n लिख रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में आप देख रहे हो तो 1 मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप नीचे लिख रहे हो। जहां पर Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो कि किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 3 फॉर्मूले में से मास वाला हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला हो गया, तीसरा कौन सा बचा हुआ है? वॉल्यूम की टर्म्स में। ये पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो तीसरा जो अपने पास में फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम की टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला है, एक बात ध्यान रखना, जैसे नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल N यहाँ पर अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज कर रहा है। तो 2 फॉर्मूला डराइव हो गए, तीसरा अपन वॉल्यूम के टर्म्स में देखते हैं। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं, अपन डराइव करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा अपने पास में। वो फॉर्मूला जो डराइव होता है वो एक इक्वेशन है हमारे पास में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? PV इज इक्वल टू nRT, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब दिस इक्वेशन कैन ओनली बी यूज्ड फॉर विच फिजिकल स्टेट? गैस। तो इस इक्वेशन के थ्रू आपको पता लगेगा कि वॉल्यूम की टर्म्स में मोल कैसे कैलकुलेट करें। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये PV इज इक्वल टू nRT आया कहां से? ये PV इज इक्वल टू nRT, अलग अलग लॉज होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक्स लॉ, डिफरेंट डिफरेंट लॉ के कंक्लूजंस होते थे कुछ ना कुछ, और सारे कंक्लूजंस को एक साथ मिक्स करके हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन आई, PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर चैप्टर के अंदर ये इक्वेशन यूज होती है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। जैसे पूरा का पूरा चैप्टर हो गया रियल गैस या बिहेवियर ऑफ गैस, वो इसी से रिलेटेड है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे कांसेप्ट्स इसी से समझ में आएंगे। थर्मोडायनामिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स में काफी कांसेप्ट इसी इक्वेशन से यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो अपन ने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अभी सबसे पहली बार यहाँ पर देखी है। इस इक्वेशन के अंदर देखो, एक चीज अगर आप देखोगे तो PVNRT, जो स्मॉल n है इससे आप फेमिलियर हो,
स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो r होता है ये कांस्टेंट होता है, हमें क्वेश्चन में इंतजार भी नहीं करना कि इस r का क्या वैल्यू होगा। इस r की वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज है जो यहाँ पर लिखी हुई है। कौन कौन सी? इन टर्म्स ऑफ जूल, इन टर्म्स ऑफ लीटर एटीएम और इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। ये 3 वैल्यूज हमारे पास में है। इन तीनों में से कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, पर आर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अब बचा क्या? एन हो गया, आर हो गया, 3 चीजें बची, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर आपको याद होगा तो देखो, प्रेशर जब अपन पढ़े थे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से पढ़ा था अपन ने प्रेशर। क्या बोर हो रहे हो? क्या नींद तो नहीं आ रही? सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा, किस किस को इंटरेस्टिंग लग रहा है और किस किस को बोर लग रहा है? किस किस को मजा आ रहा है? सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ना, इसीलिए जगाना भी बहुत जरूरी है। और जिसको हल्की फुल्की सी अगर नींद लग रही हो या थोड़ा सा भी बोर लग रहा हो तो आप पानी की 1 2 घुट पी लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो क्या क्या था, एन डिस्कस कर लिया, आर डिस्कस कर लिया, अब बची 3 चीजें। एक बचा पी, वी और टी। आपको याद हो तो प्रेशर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आपने एमएम ऑफ एचजी में भी प्रेशर पढ़ा था, टॉर में भी पढ़ा था, पास्कल में भी पढ़ा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी पढ़ा था। रचित बोल रहे 100% बोरिंग। बेटा रचित, एक काम कर, रोड पर जा और सब्जियां बेचना चालू कर दे, अगर तुझे बोरिंग लग रहा है तो। इतने सारे बच्चों में सब एक तू अकेला है, थोड़ा सा अलग ही हो रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, डांट खाता तू यहाँ पर अगर हो तो। इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुधर जाओ, थोड़ी सी भी नालायक अगर हो तो। प्रेशर क्या बोल रहा था मैं? प्रेशर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जैसे एमएम ऑफ एचजी होता है, टॉर होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इन सब के अंदर जब इस इक्वेशन को आप यूज करोगे ना, तो इस इक्वेशन में आपको एटीएम में ही यूज करना है। किसी क्वेश्चन में मान लो कि आपको एमएम ऑफ एचजी में गिवन था, तो एमएम ऑफ एचजी में अगर गिवन है तो आपका टास्क है फिर वो कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीएम में, तब जाके आप इसको सॉल्व करोगे। इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी होता है, एमएल में भी होता है। जब आप इसको यूज करोगे, इस इक्वेशन को यूज करोगे, तो वॉल्यूम शुड बी इन टर्म्स ऑफ लीटर। टेम्परेचर किसके टर्म्स में यूज करना चाहिए? टेम्परेचर यूज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ये ध्यान रखना है अपने को इसके अंदर। अब बात आती है सर, ये 3 आर के वैल्यूज, इन 3 में से जो 2 वैल्यू है ना, एक 8.314 वाली और एक कैलोरी वाली होगी, ये 2 वैल्यूज आपके थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगी। अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारे काम में आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ 0.0821। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर दिस चैप्टर जो आर की वैल्यू है वो क्या है? 0.0821। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन गिवन था कि 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है और इसके मोल्स कैलकुलेट करो, तो जब भी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो पक्का क्वेश्चन के अंदर एक टर्म मिलेगा आपको, एनटीपी या फिर एसटीपी। क्या मिलेगा? एनटीपी या फिर एसटीपी। ये बहुत ही यूजुअल आपको मिलेगा, बहुत कॉमन होगा ये, एनटीपी एसटीपी कुछ लिखा होगा। जब भी एनटीपी लिखा होगा तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल। एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। क्या लिखा होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। एनटीपी, एन और एस तो सिर्फ वर्ड्स है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड, अदरवाइज टेम्परेचर और प्रेशर 2 टर्म्स आ रहे हैं। तो कौन सा टेम्परेचर और कौन सा प्रेशर? एनटीपी और एसटीपी में दोनों में कंपेयर करोगे तो देखो टेम्परेचर तो दोनों में सेम है, तो फिर डिफरेंस जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका आ रहा है? प्रेशर का। तो एनटीपी पर प्रेशर 1 एटीएम होता है और एसटीपी पर प्रेशर होता है 1 बार। 1 एटीएम 1 बार। समझ में आ गई बात?
काम करते हैं अपन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की अपन यूज करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से एक चीज बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? एन आर टी अपॉन नीचे क्या लिखना चाहिए मुझे? पी। इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर एक मोल गैस का अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि किसी टेम्परेचर प्रेशर पर कोई भी गैस एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फ्रॉम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनटीपी पर बात करेंगे तो देखो, एनटीपी पर प्रेशर कितना, 1 एटीएम, ये 1 पुट कर दिया। वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, इट इज इक्वल टू, फॉर 1 मोल एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर कितना आ रहा है? 273। वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया? 22.4 लीटर पर मोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एट एनटीपी 1 मोल ऑफ गैस, एट एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस, हमने गैस का तो नाम भी नहीं देखा, हमने तो सिर्फ इक्वेशन यूज किया, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें कोई भी गैस हो सकती है, आइडियल गैस होनी चाहिए। एट एनटीपी 1 मोल ऑफ गैस इज ऑक्यूपाइंग, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 22.4 लीटर पर मोल। समझ में आ गई बात? जब कैलकुलेट करोगे तो कितना है? 22.4 लीटर पर मोल। क्या कंक्लूजन आया? वापस से देख लो क्या कंक्लूजन आया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो ऑब्वियस सी बात है एनआरटी अपॉन पी अपन इसको लिखेंगे। एनटीपी एसटीपी, क्वेश्चन में जैसे बोल दिया एनटीपी, तो एनटीपी पर आपको पता है कि टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि मैं टेम्परेचर और प्रेशर के इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के देता, या फिर दूसरा तरीका हो गया कि मैंने सीधे एनटीपी बोल दिया, और सीधे मैंने अगर एनटीपी बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको एनटीपी पर टेम्परेचर प्रेशर पता होना चाहिए था, तो मैंने जैसे ही एनटीपी बोला तो टेम्परेचर मैंने 273 और प्रेशर मैंने 188 पुट कर दिया। जब सॉल्व किया तो 22.4 लीटर आ गया। तो किसका वॉल्यूम है ये? गैस का। किस टेम्परेचर प्रेशर पर ये वॉल्यूम आ रहा है? एनटीपी पर। कितने मोल गैस के लिए? 1 मोल। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। वैसे तो एनटीपी और एसटीपी में डिफरेंस है, एनटीपी और एसटीपी में अगर डिफरेंस है, अगर आप चेक करोगे ना, देखो प्रेशर एक जगह 1 एटीएम आता है, एक जगह 1 बार आता है, मगर अपन क्या करते हैं, 1 एटीएम और 1 बार को कंपेयर करोगे तो देखो 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 1.013 बार, इसके बराबर आता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली ये तो सेम हो गए ना? 1.013 पॉइंट के बाद में थर्ड डिजिट तक हो जा रहा है। तो क्योंकि 1 एटीएम और 1 बार अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर तो वैसे सेम था, क्योंकि 1 एटीएम और 1 बार अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इसीलिए अपन क्या बोल देते हैं कि चाहे एनटीपी बोलो चाहे एसटीपी बोलो, एक ही बात है। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो वैसे एनटीपी पर जैसे 22.4 आ रहा है ना, एसटीपी पर 22.7 आता है कैलकुलेशन। तो आईआईटी के अंदर तो क्या एनटीपी पर 22.4, एसटीपी पर 22.7 अलग अलग कंसिडर करते हैं, मगर मेडिकल के अंदर अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं अपन जनरली, क्योंकि सारे ऑप्शंस दूर दूर होता है। तो मतलब यहाँ पर अपन ने अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि एनटीपी और एसटीपी के अंदर सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस था, लगभग सेम था वो। तो किसी भी क्वेश्चन में चाहे एनटीपी लिखा हो चाहे एसटीपी लिखा हो, आपको वॉल्यूम कितना कंसिडर करना है एक मोल का? 22.4 लीटर। समझ में आ गई बात? इसके पहले मैं एक टर्म समझा रहा था आपको, मोलर। एक मोल का मास, मोलर मास, एक मोल का मास मोलर मास। तो ऐसे एक मोल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मोलर वॉल्यूम। तो वही चीज अपन यहां पर देख रहे हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी विच इज 22.4 लीटर। अब कंक्लूजन निकालते हैं, पहले तो वापस से मुझे बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो, रिलैक्स, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर दिया था मैं, हो सकता है थोड़ा मोनोटोनस सा फील हुआ हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, वापस से लिख रहा हूं। पहली बात तो आप मुझे बताओ, फिजिकल स्टेट गैस है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिजिकल स्टेट गैस है, कंडीशन मैंने मेंशन कर दिया, एनटीपी या फिर एसटीपी। एक मोल गैस है, बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। तो मुझे बताओ, अगर 11.2 लीटर होगा तो कितने मोल होंगे? हाफ मोल।
तो मुझे बताओ 5.6 लीटर अगर होगा तो कितने मोल होंगे? 1/4 मोल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने थे तो आपने जितना वॉल्यूम में आपको दे रहा था उसको आपने 22.4 से डिवाइड कर दिया। देख लो, जब 22.4 से डिवाइड करोगे यानी कि 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। पहले अपन ने क्या क्या किया था? पहले अपन ने मोल का फॉर्मूला लिखा था मास अपॉन मोलर मास, मतलब 1 मोल के मास से डिवाइड किया था। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में 1 मोल के नंबर से डिवाइड कर दिया था। अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ, जो V/22.4 है, यहां तक समझ में आया क्या? अब मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं V/22.4 किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, V/22.4 सिर्फ और सिर्फ एनटीपी एसटीपी पर कैलकुलेट करने पर आया था। तो क्वेश्चन में अगर एनटीपी या एसटीपी गिवन होगा ना, तभी जाके V/22.4 यूज करना है। और 98 या 99% तक अपने को एनटीपी या एसटीपी कंडीशन ही गिवन होती है। अब इतनी रामायण का कंक्लूजन में निकाल के आपको बता, इतनी रामायण का जो कंक्लूजन है, ये अपने पास में फाइनल कंक्लूजन है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो। मोल का एक फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला क्या था? एन, जो कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फॉर्मूला V अपॉन 22.4, जिसको अगर ml में लेंगे तो 22400। ये अपने पास में तीसरा फॉर्मूला। मुझे बताओ फर्स्ट वाला फॉर्मूला, या बताओ लास्ट वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, मुझे बताओ क्या फिजिकल स्टेट लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। नहीं, ये V/22.4 अगर आप भूल गए हो ना, तो अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन से डराइव किया था। और आइडियल गैस इक्वेशन से अगर आप कुछ डराइव कर रहे हो, इसका मतलब फिजिकल स्टेट गैस ही कंसीडर कर रहे हो। तो मतलब जब भी आप वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 11.2 लीटर ऑफ H2O और फिजिकल स्टेट लिक्विड मेंशन कर दिया, तो ये फॉर्मूला यूज मत कर लेना कि नंबर ऑफ मोल्स अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, अगर इसी की जगह गैस अगर मेंशन होता तभी आप यूज कर सकते हो। तो मतलब द लास्ट फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज फॉर विच फिजिकल स्टेट? गैस। अब मुझे बताओ सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, क्या वो गैस के लिए यूज हो सकता है क्या? क्या वो लिक्विड के लिए यूज हो सकता है क्या? क्या वो सॉलिड के लिए यूज हो सकता है क्या? तीनों के लिए यूज हो सकता है। सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, और गैस के लिए भी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो थे, फर्स्ट वाला भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए यूज हो सकता है। भाई फर्स्ट और सेकंड तो यूनिटरी मेथड से आया था अपने पास में, किसी इक्वेशन को थोड़ी यूज किया था अपन ने। फर्स्ट वाले की बात करोगे तो मास, मैटर की बात करो, मैटर के कोई भी फिजिकल स्टेट हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मास तो किसी का भी हो सकता है ना। तो मास तो किसी का भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो आप ये इक्वेशन तीनों, या ये फॉर्मूला तीनों फिजिकल स्टेट के लिए यूज कर सकते हो। इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डाल्टन ने खुद ही ने कहा था कि जो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैटर में तो सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है। तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मैटर की बात कर रहे हो, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए यूज कर सकते हो। तो तीसरा वाला जो था ना, वो भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए हो सकता था। मगर दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन से यूज किया। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से अपन ने डराइव किया था, इसीलिए अपन सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट वाले को किसकी बात करेंगे? गैस के लिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वाला छोड़ दो, बाकी दोनों जो है तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब किसी का डाउट ये हो सकता है, सर मगर वॉल्यूम तो लिक्विड का भी होता है ना। तो मेरे भाई हो सकता है ना, बात अपन क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम तो सॉलिड का भी हो सकता है, वॉल्यूम तो गैस का भी हो सकता है, वॉल्यूम तो लिक्विड का भी हो सकता है। मगर बात क्या कर रहे हैं? तीसरा फॉर्मूला तब आया था आपके पास जब आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज की। समझ में आ गई बात? समझ में आया कुछ? अब किसी के एक डाउट आ सकता है कि सर एक चीज बताओ, सर आपने तो एनटीपी एसटीपी कंडीशन बता दी, एनटीपी एसटीपी पर तो सर नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे आपने बता दिए। एनटीपी और एसटीपी पर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऐसे बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V/22.4।
सर मगर मान लो कि एनटीपी एसटीपी की जगह कुछ दूसरा टेम्परेचर प्रेशर होता तो क्या करते? रैंडमली कुछ भी टेम्परेचर दे दिया, 500 केल्विन दे दिया, रैंडमली कितना ही प्रेशर दे दिया, 5 एटीएम प्रेशर दे दिया, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो बेटा आपके पास तो फिर इक्वेशन है ही, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से खुद रिलेट कर लो, एन किसके बराबर हो जाएगा? पीवी अपॉन आरटी। अब क्वेश्चन में देख लो, आर तो आपको पता ही है फिक्स है, टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है, प्रेशर क्वेश्चन में दिया है, वॉल्यूम भी क्वेश्चन में ही दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स आने, और अगर वॉल्यूम निकालना होता तो फिर मोल गिवन होती। ठीक है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एनटीपी एसटीपी गिवन होगा, और नहीं भी गिवन हो तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर लेना। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए अपने पास में, तीनों फॉर्मूलों को आपको एकदम, मतलब इस चैप्टर को अगर आपको समझना है ना, तो आपको ये तो बेसिक है, एबीसीडी है इस चैप्टर का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक इसको पूरा जनरलाइज करके मैं लिख रहा हूं, मुझे बताओ ये स्लाइड आपको क्लियरली विजिबल है क्या? ये स्लाइड विजिबल है आपको? अब इसको समझ लो, ये ब्रह्मास्त्र है, यूं मान लो ये ब्रह्मास्त्र है अपना, ये जो कंक्लूजन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया ना आपको, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कैसे है? अब मोल कंसेप्ट के अंदर, अब देखना मेरी बात सुनो, पहली बात तो इस चैप्टर में अपन कैसे कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर मेनली तो अपन पहले तो मैं इंडिविजुअल सब्सटेंस दूंगा आपको कि बेटा आपके पास 6 ग्राम कार्बन है, 10 ग्राम कार्बन है, 20 ग्राम कार्बन है, मैं उसके कैलकुलेशंस करवाऊंगा। जब आपको एक सैंपल के कैलकुलेशंस करने आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर अपन केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो पहले तो अपन सैंपल की बात कर रहे हैं कि एक सैंपल के कैलकुलेशंस कैसे करें। पहली बात तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चंस देखो, हो सकता है कि, सुनना मेरी बात ध्यान से, हो सकता है क्वेश्चन में आपको मास गिवन हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, अब बातें बातें बंद कर दो। क्वेश्चन ऐसे ऐसे गिवन हो सकता है कि आपको कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है उसका मास गिवन हो और आपसे पूछे हो मोल बताओ। हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, पूछे जाए कि मोल बताओ। हो सकता है कि, अब वैसे तो इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसकी जगह मान लो अमोनिया है अपने पास में, हो सकता है कि इसका आपको वॉल्यूम गिवन है और पूछा जाए मोल बताओ। कर लेंगे, कर सकते हैं क्या ऐसे? मास गिवन होगा तो मोल कैसे निकालोगे, किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो किससे डिवाइड करोगे? एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम गिवन होगा तो किससे डिवाइड करोगे? 22.4। पर अगर मान लो आपको क्वेश्चन में मास गिवन था और निकालने थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको क्वेश्चन में मास गिवन था और निकालना था वॉल्यूम, मतलब एक टर्म गिवन है और इनमें से अब किसी दूसरी टर्म को अगर पूछा है तो कैसे कैलकुलेट करें? तो उसका कंक्लूजन देखो। पहली बात तो, अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है और मोल निकालना हो, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है और मोल निकालना हो, तो वॉल्यूम से मोल कैसे आए? पहले तो फॉर्मूले लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, मास अपॉन मोलर मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा V अपॉन 22.4 विच इज ओनली फॉर गैस एट NTP/STP। अब क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम गिवन है तो मोल कैसे आएंगे बताओ, किससे डिवाइड करेंगे? 22.4। तो देखो एरो का डायरेक्शन देखो कि वॉल्यूम से अगर मोल की तरफ अपन को जाना है, मतलब नीचे की तरफ अगर अपने को जाना है, तो 22.4 से डिवाइड करोगे तब जाके आपके पास वॉल्यूम आए। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में मास गिवन है, इसको समझने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में मास गिवन है, आपको कहां तक जाना है? मोल तक जाना है, तो एरो का डायरेक्शन देखो, मास से मोल तक जाना है, तो मास से मोल कैसे आएगा जब किससे डिवाइड करोगे? 1 अपॉन ही मोलर मास से डिवाइड करोगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मोल निकालना है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल 1 बाय एवोगैड्रो नंबर करोगे, यानी कि डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर से मोल आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मास पूछा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से मास तक जाना है, तो मुझे बताओ कि डायरेक्ट रिलेशन है क्या इनका? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब आप रास्ता ढूंढो कहां से कहां जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मास तक जाना है तो देखो पहले तो किसके पास जाना पड़ेगा? मोल के पास। पहले किसके पास जाना पड़ेगा? मोल के पास। और मोल से फिर किसके पास जाओगे? मास के पास। तो देखो पहले अगर मॉलिक्यूल से मास तक जाना है तो पहले क्या जाओगे? मोल के पास जाओगे।
तो मोल निकालना सबसे पहले, और मोल निकाल लिया तो मोल से मास कैसे आएगा देख लो, मोल से मास कैसे आएगा, इनटू मोलर मास कर, तो मोल से मास देख लो इनटू, ये इनटू मतलब ऊपर आ रहा है, ये इनटू मोलर मास कर दिया। समझ में आ गई बात? अगर मास गिवन है, मास से वॉल्यूम निकालना है, तो बताओ बीच में कौन आया? मास से वॉल्यूम निकालना है तो बताओ बीच में कौन आया? पहले किसको निकालना पड़ेगा? मोल को निकालना पड़ेगा। तो पहले मोल निकालोगे तब जाके वॉल्यूम आए। तो इन सब में एक कंक्लूजन अगर आप निकालोगे ना, अगर मास से वॉल्यूम निकालना है, मास से नंबर निकालना है, नंबर से वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी आपको अगर निकालना है जिसमें मास से नंबर निकालना है जैसे, तो पहले किसको निकालना पड़ेगा? मोल। नंबर से वॉल्यूम निकालना है तो पहले किसको निकालना पड़ेगा? मोल। वॉल्यूम से मास निकालना है तो पहले किसको निकालना पड़ेगा? मोल। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया कि इतना वॉल्यूम में मास निकालो, तो बिना सोचे समझे पहले तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल। और मोल निकाल दोगे तो उसके बाद का टास्क आपको आप देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू थोड़ा सा और क्लियर होगा अपने को। ये एक हमारे पास में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, ये फर्स्ट पार्ट है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 67.2 लीटर ऑफ आर्गन। ये ट्राई करते हैं अपन, ये सॉल्व करो आप। किसी का डाउट है, सत्यम का डाउट है, सर गैस आइडियल है या नहीं, कैसे पता चले? बेटा बहुत अच्छा डाउट है आपका। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है ना, आइडियल ही मानना है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, या अगर सिर्फ और सिर्फ अगर गैस भी बोल दिया ना, आप आइडियल ही मान के सॉल्व। सॉल्व करो फटाफट। कितने बजे तक की क्लास है? 11:45। ओके, बताऊं? बता दूं? ये कुछ स्टूडेंट बीच बीच में एसआरजी एसआरजी पूछ रहे हैं, एसआरजी किसने, कहां से सुना है आपने एसआरजी? स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। फर्स्ट, मास के टर्म्स में एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हमारा सबसे पहला टास्क है कि H2SO4 का मोलर मास हम कैलकुलेट करें। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, तो देखो दो हाइड्रोजन की वजह से 2 × 1 ग्राम, एक सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना? 32। अब क्योंकि मोलर मास लिख रहे हैं तो मतलब वो ग्राम में होना चाहिए एमयू की जगह, तो 32 ग्राम। 4 ऑक्सीजन की वजह से 16 × 4 यानी कि 64 ग्राम। और टोटल कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 98 ग्राम। ये तो आ गया मोलर मास। अब किसी को अगर सल्फर का मास नहीं पता था तो बेटा आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो, आपको ये सब याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब फर्स्ट पार्ट, मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल इज इक्वल टू मास 9.8 अपॉन मोलर मास 98, कितने मोल हो गए? 0.1 मोल। तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए फर्स्ट वाले के 0.1। दूसरा, मोल का फॉर्मूला V/22.4,
वॉल्यूम कितना 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4, कैलकुलेट करोगे 3 मोल, यही आ रहा है 3 मोल। थर्ड वाला, थर्ड 12.04 इंटू 10 की पावर 24, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन। भाई पहले तो आप सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे तो फिर यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 12.044 इंटू 10 की पावर 24, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, पर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। कैंसिल करोगे, अब मेरी बात सुनना, आप गलती क्या कर सकते हो, सुनना मेरी बात ध्यान से। आप में से कुछ स्टूडेंट, सुन लो मेरी बात ध्यान से सुन लो, कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लाएंगे, फिर नीचे का पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 लाएंगे, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे 1204 अपॉन 602। बेटा ऐसे नहीं करना कभी भी, आपको डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली कैंसिल करना ही है। तो कैंसिल करोगे तो अप्रोक्सीमेटली सीधे 2 टाइम्स कैंसिल होगी, और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर ये 1 बचेगा केवल। तो ये कितना आ गया आपके पास में 2 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 20 मोल्स आ गए। तो आप कैलकुलेशन टिपिकल मत कर देना कि यहाँ पर पॉइंट हटा के इसको पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फोर्थ, फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, किस किस को फर्स्ट वाला समझ नहीं आया? एक स्टूडेंट बोल रहा है सर फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। बेटा कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया, मोलर मास निकाला था, मोलर मास पुट कर दिया अपन ने, 9.8 अपॉन 98 किया। तो पॉइंट हटाओगे तो देख लो, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, तो 98 से 98 कैंसिल, तो 1/10 तो 0.1 ही होता है ना। यहां तक हो चुका अपना, मतलब फर्स्ट वाले का 0.1, दूसरे वाले का 3 मोल, इसके बाद ये 20 मोल। अब 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2, तो 88 ग्राम ऑफ CO2 तो मास अपॉन मोलर मास। अब CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, तो 88 अपॉन 44, ये आएगा 2 मोल। फिफ्थ 3.01, ये 1023 हो गया, ये एक्चुअल में 10 की पावर 23 है, 10 की पावर 23 है वो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 की पावर 23, ये तो क्वेश्चन में था। अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। सिक्स 44.8 लीटर ऑफ CO2। अब इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है एनटीपी है, गिवन नहीं हो तो मान लेना एट एसटीपी है एनटीपी, गिवन नहीं भी हो तो मोल्स निकालो, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, 2 मोल आ गए। इस क्वेश्चन में देखोगे तो फिजिकल स्टेट भी मेंशन नहीं था, तो CO2 का फिजिकल स्टेट गैस ही होता है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो आंसर्स क्या क्या आ गए, ये 2 मोल, ये आ गया आपके पास 0.5 मोल, और लास्ट वाले का आ गया 2 मोल। किस किस के सारे आंसर सही? किस किस को इजी लगा? किस किस को टफ लगा? अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, किस किस को ऐसा फील हुआ कि सर स्टार्टिंग में तो डाउट्स आ रहे थे मगर अभी चीजें क्लियर हो गई थोड़ी थोड़ी? किस किस को ऐसा फील हुआ कि सर पहले पढ़ा था तब तो कुछ भी समझ नहीं आया था 9th में, मगर अभी समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा?
वैसे तो लगभग एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आया, सबको समझ में आ ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी या तो नेक्स्ट लेक्चर में करें, टाइम तो हो गया।